फिर मत बोलना कि मैम परेशान कर रही है, ठीक है? क्योंकि फिर मैं अब कॉल भी करने वाली हूँ जो बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं आते हैं उनको, ठीक है? तो वो नंबर मैं वहीं से उठाऊंगी जो मेरे पास, जिन्होंने मुझे अपना नंबर भेजा है कि हाँ मैम हम क्लास में ना आए तो हमें परेशान करके बुला लेना, ठीक है भाई? खुशबू तुम रेगुलर नहीं थी क्या भाई? ये लास्ट क्लास है मैम ने अब डी सही एंड कहा। एफ ब्लॉक की। हाँ बिल्कुल, डी एंड एफ ब्लॉक की आज ये लास्ट क्लास है, मतलब आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और जो टॉपिक तुम्हारे को समझ नहीं आया है वो ले लेते हैं और पूरा चैप्टर एक बार समराइज कर देते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल जाए कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है वन शॉट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एक तरीके से, ठीक है भाई? आज हम सारी चीजें पढ़ेंगे, अब सब चीजें हो जाएंगी तो ये मत कहना कि मैम आज का टॉपिक क्या था हमें पता नहीं चला। और दूसरा, नेक्स्ट क्लास से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक मतलब एक ऐसा टॉपिक है कि तुमने अगर फर्स्ट लेक्चर से छोड़ दिया ना, फिर बीच में मत आना कि मैम ये क्या था वो क्या था इसमें क्या, अब ये कहाँ से आ गया, ये कैसे हो गया। स्टार्टिंग से लेना, 11th वाला भी रिवाइज करवा दूंगी, 11th के जो दो चैप्टर हैं पहले उनको रिवाइज करेंगे अच्छे से, जो उसके टॉपिक हैं जो अब आगे काम आएंगे, और फिर 12th का जो ऑर्गेनिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है रेनू, ओके रेनू हो आप। अब चैट बस ऑफ, अब कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है खुशबू? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, अब जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। अरीबा क्या आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? मैम इतनी हीट देनी पड़ती है कि आयंस में कन्वर्ट हो जाए। सुरेंद्र, मीना तभी सोनी, मेटल है। मीना सोनी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है भाई? हाँ तबस्सुम तुम बता दो। राधिका भारद्वाज, अरे इतने सारे नाम ले ली किसी ने नहीं। Ma'am, the Okay. minimum amount of energy that is required to remove the electron from the outermost cell. ओके, और फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, ठीक है? एक पॉइंट और याद रखना है, आपका जो यहाँ गैशियस एटम है इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, भाई जो बच्चे नए आए हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक का आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का पढ़ेंगे इसके बाद। तो मेरे पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है भाई, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए लगेगी वो होती है मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। इन जनरल अगर आपने अपने आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला चैप्टर पढ़ा, मतलब थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर, तो हमने पता है कि इन जनरल साइज जैसे जैसे डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड, जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे साइज डिक्रीज करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर मुझे, मैं तुमसे एग्जाम, ओके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। जल्दी से कोई लिख सकता है, मैं समझ लूंगी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सबसे कम फिर ऐसे बड़ा फिर ऐसे बताना है। तबस्सुम बड़ी लेट जवाब दे रहे हो भाई, माइक ऑन करके बताया करो मुझे फटाफट से आंसर। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब मैं व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका साइज जो हो रहा है क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि एटॉमिक, अरे भाई सानिया जैसे ही माइक ऑन करती है ना आवाज रिपीट होती है। मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साइज जो एलिमेंट का वो क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। और अगर वो कम होते रहेगा छोटा, तो उसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि वो एकदम न्यूक्लियस के पास हो गया, न्यूक्लियस के पास है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए क्या है, यहाँ से डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ, तो लिथियम और बेरिलियम और बोरोन में से किसकी ज्यादा होती है? याद है किसी को ये बात? होना क्या चाहिए, लिथियम की क्या होनी चाहिए, बेरिलियम से। बोरोन की ज्यादा होती है, ओ सॉरी बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से। भाई ऑर्डर ये होता है, क्यों? कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं मैम स्टेबिलिटी। टू टू इस, अच्छा रुको मुझे बताने दो। अब शांत शांत शांत, यस शांत। 1s2 2s1। हो रही है। हाँ क्योंकि तुम माइक ऑन कर रहे हो, बंद करो। अभी ठीक है वॉइस? थम्स अप करो, ठीक है खुशी? ओके बस 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 ठीक है। लिथियम आपका जो, बस हाँ सृष्टि, बोलो सृष्टि।
लिथियम, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो मेरी आती है 2s2 1s2 2s2 2p1। तो मेरे पास जो बेरिलियम है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है 2s2, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है क्योंकि एकदम फुल्ली फिल्ड है। s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों के दोनों वो भरा हुआ है अपना, वहां से और एक तरीके से ये स्यूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। तो इसलिए बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है किससे, बोरोन से। ऐसे ही में आगे गई तो कार्बन, फिर होनी तो चाहिए थी नाइट्रोजन की, देन ऑक्सीजन की, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। भाई क्यों ज्यादा होती है, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2s2 2s2p3 2s2 2p4 है आपकी ऑक्सीजन के लिए, 2s2 2p3 है किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के पास एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कैसी है भाई, हाफ फील्ड। और हमें पता है भाई जहां हाफ फील्ड आता है, फुल फील्ड आता है, वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर ये स्टेबल हो गया ज्यादा, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्लियर हो गई भाई बात। इसलिए ऑक्सीजन की कम हुई, नाइट्रोजन की ज्यादा, उसके बाद फ्लोरीन। अच्छा नियॉन मैंने यहाँ कहीं नहीं लिखा है इस सीरीज के अंदर, नियॉन की बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि वो एकदम नोबल गैस है भाई, वहां से तो इलेक्ट्रॉन हम निकाल ही नहीं सकते, वो देगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये क्वेश्चन, हाँ सृष्टि बोलो। क्वेश्चन था जिसमें लिखा था Cu प्लस जो होता है कॉपर, Cu प्लस वाई नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी बताती हूँ, ठीक है, बताऊंगी, इसको भी आज करवाऊंगी। वैसे मैं करवा चुकी हूँ ये, ड्यू टू हाइड्रेशन मैंने बताया होगा, पर रुको अभी सारी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी जो शुरू से है वो मैं सब बता रही हूँ, पर आपको ये जनरल जो आयनाइजेशन एंथैल्पी से जो टर्म अभी आई है, जैसे जो जो इसके जनरल बातें हैं पहले की वो पता होनी चाहिए, तभी आप समझोगे कि डी ब्लॉक में किस तरीके से ये फॉलो हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ अगर मैं नीचे की तरफ जाती हूँ, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी वहां पे क्या करती है भाई, साइज जो है वो बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती रहेगी, ठीक है। तो हमें लेफ्ट टू राइट का तो हमने ये पढ़ लिया भाई, लेफ्ट टू राइट में ये होता है। और ये जो डिफरेंस यहाँ पे जो एक्सेप्शन केस आया ड्यू टू फुल्ली फील्ड के और इसकी वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का, एग्जाम के टाइम पे ये याद रखना। अब आओ जरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड की बात करूं, ग्राफ देखो, ये तुम्हारी बुक के अंदर बना हुआ भी होंगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये रहा, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले तो सही जा रही है भाई, इंक्रीज ही करनी थी, इंक्रीज ही कर रही है, करनी तो इंक्रीज ही चाहिए थी। पर आयरन के बाद हुआ क्या, ये क्या हो गई अचानक से, यहाँ कोबाल्ट पे आके डिक्रीज हो गई, कोबाल्ट से डिक्रीज हुई भाई, निकल पे और डिक्रीज हुई, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है किस पे, कॉपर पे, और फिर जिंक तो भाई हाई है। जिंक हाई क्यों है भाई, कोई मुझे बताएगा। जिंक की जिंक की, हाँ बिल्कुल, जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुल फील्ड है, ठीक है, तो एकदम हाई कर गई, बिल्कुल फुल्ली फील्ड। आपका ये डी ऑर्बिटल था D10 और आपका 4s2, ये सारा का सारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थी एक तरीके से। आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो डिफिकल्ट हो गया। नेक्स्ट आपका जो कॉपर है, कॉपर के पास भाई, कॉपर की भी क्या हो गई, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज करिए। कॉपर की क्यों भाई, क्यों इंक्रीज कर रही है, 3D10 4s1, ऐसे ही कुछ होता है कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है। मैम मेरा फोन हैंग मार गया था, एक बार रिपीट कर दोगे, आपने क्या बताया अभी तक। बिल्कुल अभी बता ही रही हूँ, ठीक है, हो ही जाएगा वो कहीं ना कहीं रिपीट। कॉपर की जो इलेक्ट्रॉन, भाई जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, 3D10 अब है 4s2, ये फुल्ली फील्ड है, तो इसलिए यहाँ से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसकी वो क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो है ट्रेंड देखूं तो आप देख रहे हो भाई इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ से देखो, स्कैडियम तो लिया नहीं इन्होंने, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम चलो इंक्रीज करी, क्रोमियम की थोड़ा सा डिक्रीज हो रही है भाई, मतलब बराबर ही आ रहा है, ये बढ़ना चाहिए था ना, ऐसे करके होना तो क्या चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, पर क्रोमियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, थोड़ा सा बढ़ नहीं रही है, इतना नहीं बढ़ रही है, मतलब बढ़ ही नहीं रही है, बराबर ही आई है। क्यों आई है, इसका रीजन हम देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद मैग्नीज पे आई में बढ़ी, आयरन पे आई बढ़ी। मैंने एक बार आपको बताया था कि आपके पास 2 फैक्टर होते हैं साइज पे जो डिपेंड करते हैं, जेड वाला। तो जब मैं ये करवा रही थी ना, जेड इफेक्टिव क्या होता है, सिग्मा क्या है आपका, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट,
भाई पता है सबको Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। एक बार बहुत लंबी चौड़ी फर्स्ट डे वाली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था ये, कि मेरे पास जो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे जैसे इसका एटॉमिक नंबर जो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर जो बढ़ रहा है, उसमें एक फैक्टर और आ रहा है स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग मतलब अगर मेरे पास अंदर s ऑर्बिटल है तो वो न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, पूरा स्क्रीन कर दे रहा है। स्क्रीन मतलब पूरा ढक रहा है, जिसकी वजह से जो बाहर जो फोर्स लग रहा है इस वाले शेल पे, बाहर वाले शेल पे, वो पूरा का पूरा नहीं लग रहा, तो कम लगेगा शेल पे। अगर इफेक्ट कम लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका साइज क्या हो जाएगा भाई, स्क्रीनिंग बड़ा। अगर बड़ा हो जाएगा ये इंक्रीज साइज, हो जाएगा। वो अंदर की तरफ आएगा ही नहीं, अट्रैक्शन होगा ही नहीं उसका अंदर की तरफ। तो ऐसे जब मेरा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा भरने लगे ना, D7 आ गया यहाँ पर, 3D7 4s2 है ना, तो ये 7 आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा आ गए। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या आ गए, अब ज्यादा आ गए, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, इसको न्यूक्लियस को कवर करना शुरू कर दिया। तो भाई बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट का जो बाहर का इलेक्ट्रॉन था भाई, उसके ऊपर अब कोई इसका ये इसको अपनी तरफ ज्यादा खींच नहीं रहा है। बात समझ में, कोबाल्ट को ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ ज्यादा खींच नहीं रहा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना अब आसान हो गया है, क्योंकि अब उसको कोई खींचने वाला नहीं है अंदर से। बात समझ में आई? जैसे ही D7 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे भरते जा रहे यस हैं, मैम। तो ये इसको शील्ड करना शुरू कर रहा है। ठीक है, पहले तो खाली था, चल 1 था 2 था, तब तक Z इफेक्टिव अपना मतलब वो ज्यादा पावरफुल था कि वो अभी भी खींच रहा था इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जिसकी वजह से आयनाइजेशन बहुत डिक्रीज हो रहा था साइज, और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही थी। एक्चुअल में जब हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था तो हमने देखा था कि आयरन, कोबाल्ट, निकल का जो साइज है वो नियरली क्या था भाई, सेम था, नियरली इक्वल। नियरली इक्वल होता है आयरन, कोबाल्ट, निकल का जो साइज है। और लेकिन अगर मैं इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, वो थोड़ा सा डिफर कर जाती है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, जिसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन में रिमूव कर रही हूँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए क्या है, बहुत आसान है। तो मतलब एज कम्पेयर टू पहले वालों से वो थोड़ा डिक्रीज कर गई आयनाइजेशन पे। बात समझ में आ गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों डिक्रीज कर गई आयरन से कोबाल्ट में आने पे? आपको और कुछ याद नहीं रखना है, आपको ये ट्रेंड भी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना वो ध्यान रखना है बस। अभी कोबाल्ट फिर निकल, कॉपर की क्यों बढ़ गई भाई, कॉपर की हल्का सा बढ़ गई, क्योंकि भाई अब इलेक्ट्रॉन कॉपर में क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, तो कॉपर थोड़ा सा एक्सेप्शन मान लो कि बढ़ गया। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई। अब जरा आपका अभी बताती हूँ कॉपर की क्यों बढ़ी है। आपके एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं आज हम। तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो ना, खोल के इसको पढ़ते हो मैम, तभी पता था मैम हमें पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक छूट। मैम पढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो ऊपर दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका आंसर पता है हमें? इन द सीरीज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द जिंक इज लोएस्ट। और फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी पे एटमाइजेशन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलो अभी एटमाइजेशन क्या होता है जिससे पूछूंगी, जरा रेडी रखना कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, पता होना चाहिए क्या होता है। चलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमें क्या भाई, ये बात हमें पता है किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, मतलब वो कम होती है, फिर उसके बाद सेकंड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी हर किसी की ज्यादा होगी, उसके कंपेयर में थर्ड वाली की और ज्यादा होगी। बोलो भाई, ये सब बातें हमें पता है ना कि थर्ड मतलब अगर मैं कटायन में मूव करूंगी तो दैट इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक बार रिमूव करने के बाद दोबारा रिमूव कर रही हूँ तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और किसी भी पॉजिटिव चार्ज में से फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होती है, फिर थर्ड। ठीक है, इससे पहले ही बता रहा है कि वो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ विच ऑफ द राइट स्टेटमेंट, तो आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ईच सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउएवर मैनी स्मॉल वेरिएशन अकर। ये डायरेक्ट लाइन उठ के आपके, मतलब अभी मैं उस नीट का क्वेश्चन देख रही थी 2023 का, उसमें था ये क्वेश्चन आपका, डायरेक्टली यही लाइन थी कि बताओ ये लाइन ठीक है या फिर नहीं है, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट का जो है वो क्या हो रही है, वैसे तो जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रही है, हाउएवर मेनी स्मॉल वेरिएशन, मतलब थोड़ी थोड़ी स्मॉल वेरिएशन है। ठीक है, आदर्श एक मिनट रुक जाओ। Give the value for the first three ionization of first row element. These values show the successive enthalpy of these element do not increase as steeply in the main group element. मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या कर रही है, स्टीपली जो है इंक्रीज कर रही है आपकी। ठीक है ना, पर इतना नहीं कर रही है जितना कि किसमें करती है आपकी मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट हम किसे कह रहे हैं,
जो एस और पी ब्लॉक की हम बात करें ना, नॉर्मल जो डी ब्लॉक के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, हम देखते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट है, हमने देखा ना वहां पे ज्यादा एनर्जी जो है इंक्रीज नहीं कर रही, ऑलमोस्ट सेम सेम ही जा रही थी, ठीक है ना। Yes. The magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpy of successive is much higher, जबकि जो सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड है वो मतलब ज्यादा अच्छे से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद एस ऑर्बिटल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इजीली रिमूव करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर ले। बोलो भाई, हमने देखा है ना हमारे जितने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा रही हूँ भाई, वही समझो, तुम्हारी एनसीईआरटी खोली है, एक लाइन बाय लाइन बता रही, ठीक है सान्या, अभी आ जाएगा समझ में, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो, ध्यान से सुनो, कानों को सुनो, ठीक है, धीरे बोल लेती हूँ थोड़ा, एक एक लाइन जो है उसको ही पढ़ा रही हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन द सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द सक्सेसिव एलिमेंट इज मच हायर। वो कह रहे हैं कि सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो एनर्जी होती है वो हायर होती है। भाई आदर्श ने जो पूछा और सान्या जो कह रहे हैं, पहले वही बता देते हैं इन्हें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड ज्यादा बड़ी है और आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड जो होती है वो ज्यादा। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक मेटल है ए, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो ये आयनाइजेशन जो इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगी वो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट है। अब इसमें इस प्लस वाले में से जो एक और इलेक्ट्रॉन मुझे रिमूव करने के लिए और इसे 2+ बनाने के लिए जो एनर्जी लगी वो क्या है, मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। बात समझ में आई? हाँ, दिस इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा फर्स्ट वाले से क्या रहेगी, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ना इसके ऊपर बच्चे, और एक कटायन है, पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। समझ में आ गया आदर्श और सानिया? में आया? मैक्स आयनाइजेशन एनर्जी IE3 में होगा मैम। हाँ, ऐसी IE3 जो होगा अगला वाला वो भी क्या होगी, इसके बाद जो तीसरा इसमें से रिमूव करूंगी तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो भाई अभी 2 पॉजिटिव चार्ज है और ज्यादा न्यूक्लियस के पास आ गया। ये बात हमें पता है ना, कटायन का साइज छोटा होता है एज अ न्यूट्रल एटम, तो कटायन है वो एकदम छोटा है, वहां से और इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, तो ये मैंने अभी समझाया बस, ठीक है। तो irregular trend in first ionization enthalpy 3D metal दो लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस, कुछ बातें हैं, वैसे एक जनरल नहीं निकल के आया, वो खुद ही बोल रहा है कि एक जनरल कोई हमारे पास ऐसा वो नहीं है कि किसकी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, पर एक कुछ केमिकल सिग्निफिकेंस है। वो क्या कह रहा है, अब जो मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। जो कह रहा है यूनी पॉजिटिव आयन, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना अपने इसमें से, सपोज मेरे पास एक क्रोमियम ये है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 3d5 4s1, यही होता है क्रोमियम के लिए, बोलो भाई। तो मेरे पास जैसे ही मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसकी जो क्रोमियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना बच्चे, वो क्या है, लो है। क्यों लो है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम की, वो रीजन बता रहा है कि कुछ एलिमेंट्स की उसने बता दी कि इसकी कम है इसकी ज्यादा है, वो क्यों हो रही है, उसने रीजन बता दिए कि क्रोमियम की भाई कम क्यों हो गई, क्योंकि जैसे ही मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला ना तो इसने इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेनी थी। 3d5 इज स्टेबल, हाफ फील्ड है, स्टेबल है, तो उसके पास स्टेबिलिटी आ जाती, तो इसीलिए उसने क्या किया, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, और इसके बाद स्टेबिलिटी आ जाती, तो उसने कहा इसलिए ना इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है इजीली रिमूव कर दिया, ठीक है, तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, बढ़नी चाहिए थी, है नहीं, उसी के बराबर आ गई, कम हो गई। क्लियर है क्रोमियम की क्यों कम हो गई? यस मैम। ठीक है मैम इसलिए नहीं क्योंकि वो हाफ फिल्ड हो जाता है एक एलिमेंट निकाल, एक इलेक्ट्रॉन हाँ, निकालने से। ये थोड़ा सा इसका हाफ स्टेबिलिटी आ रही है उसके पास, तो इसलिए वो उसको बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ा नहीं, थोड़ा सा नियरली इक्वल आ गया है ना, हमारा इंक्रीज करनी चाहिए थी ना स्टीपली, हम बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करनी चाहिए थी, हालांकि वो एकदम कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा लो हो गया। तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी, हाँ, उसको उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो ज्यादा स्टेबल, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम नहीं बच्चे, 3D उसको रिमूव करने के बाद वो स्टेबल होना था उसने, तो इसलिए उसने बोला कि जाए,
बात समझ में आई? एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उसे स्टेबल होना था, तो उसने उसको जाने दिया कि मैं स्टेबल हो जाऊंगा इसके जाने के बाद, ठीक है। तो इसलिए क्रोमियम की जो हो गई वो थोड़ा सा कम हो गई। फिर आपकी जो है मैग्नीज की इंक्रीज हुई, अगेन आयरन की हुई। को जरा अब ये उसी के नीचे जो ऊपर जो भी मैंने लाइन बताई थी, वो आपका असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन देखिए ना, हमने एक असर्शन होता है और रीजन यस होता है। मैम, यस। हाँ, Yes, तो ma'am. उस क्वेश्चन में एक ऊपर वाली लाइन थी, उसमें लिखा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ट्रांजिशन एलिमेंट की जो होती है वो इंक्रीज करती है, पर हालांकि थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन होता है। और रीजन आपको दिया था ये, क्या कह रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक यूनी पॉजिटिव आयन have dn configuration with no 4s electron, मैं मतलब समझाऊंगी भी इसका। There is thus reorganization energy accompanying ionization with some gain in exchange energy as the number of electron increase and from transference of s electron to d, this is a generally expected increase in trend of effective nuclear charge। मतलब अगली लाइन ये थी कि बताओ, तो तुम्हें इसमें बताना था कि दो उसका रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट है। वो क्या कह रहा था कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव कर दिया ना किसी भी एलिमेंट में से, सपोज ले लो मैग्नीज वाला ले लेते हैं एक एग्जांपल, 3d5 4s2, यही होता है मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगी, 3d5 4s1 हो जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि जो यूनिपॉजिटिव आयन जो बन गया ना, ये यूनिपॉजिटिव कटायन मीन जिसके ऊपर एक यूनि मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वो कह रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन में यूनिपॉजिटिव बना, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो डी और एस ऑर्बिटल है, इनके बीच का जो गैप होता है ना, वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। बात समझ में आई क्या बोल रहा है वो? एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो इनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाता है एस से डी में, ठीक है। भाई जो उसने बोला मैं वो बता रही हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो बस ये लाइन एग्जाम में आ जाए तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि इसका ये मतलब था, हाँ यही इसका रीजन है, ये बुक की लाइन थी और दोनों मुझे करेक्ट करने हैं। ध्यान से पढ़ लेना, पर लाइन क्या है, कभी नोट ना लिखाओ बीच में। तो ये वो कह रहा है कि यूनिपॉजिटिव में से जब एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जो मेरा ये यूनिपॉजिटिव आयन बना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इनके बीच में एनर्जी गैप कम हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया ना, एक एस से रिमूव हो गया तो एनर्जी कम हो गई, एस ऑर्बिटल की डी के बराबर आ गई, इन दोनों का एनर्जी गैप बहुत ही कम हो गया। इलेक्ट्रॉन जो एस में था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, आपका डी में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है ना, एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, एक्सचेंज एनर्जी। पता है क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी? एक्सचेंज एनर्जी टर्म सुनी थी ये कहीं टर्म, चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैम हाँ जो लिखवा एक बार रिपीट कर दो, मेरी ना अभी क्लास रिजॉइन हो गई थी। अरे वाह, ये नहीं मैं रिपीट कर सकती, आप बुक को रीड कर लेना एक बार, यही सारी लाइन मैंने रीड करी है, उसी में मैं समझाती जा रही हूँ बार बार, ठीक है। अभी फिर समझा रही हूँ, ठीक है। मेरे पास जो ये कह रहा है कि एक्सचेंज एनर्जी, यहाँ पर क्या हुआ है, एनर्जी अकम्पनिंग आयनाइजेशन विद द some gain in exchange energy as the number of electron increases and from transference of s electron into d। जो बात अभी मैंने तुम्हें बोली, क्या बोला मैंने कि जैसे ही उसमें से s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, उसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन जो है s से इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप था s और d का, वो कम हो गया, जिसकी वजह से s से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर कर गया, आपका d के अंदर, और वहां पर फिर क्या हो रहा है, आपका एक्सचेंज एनर्जी हो रहा है। एक्सचेंज एनर्जी मतलब बच्चे क्या होता है, हमने ये उसमें पढ़ा था, हाफ फील्ड मेरा स्टेबल क्यों होता है, फुल फील्ड स्टेबल क्यों होता है, ये बात हमने चैप्टर 2 के अंदर जो आपकी बुक के पीछे ग्रीन कलर का पेज दिया होगा, अगर किसी ने कभी पढ़ा हो, कि हाफ फील्ड स्टेबल क्यों है, फुल्ली फील्ड स्टेबल क्यों है, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी की वजह से वो स्टेबल होता है। एक्सचेंज एनर्जी मतलब कि क्या होता है बच्चे, कि ये जो आपके सेम स्पिन के कॉम्प्लेक्स है ना, जो भी आपके ये सेम स्पिन वाले जो होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ऐसे ही फिर ये इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो जितने ज्यादा स्पिन वो रहेंगे इलेक्ट्रॉन, वो आपस में क्या करेंगे, उतने ज्यादा एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है वो एक्सचेंज एनर्जी जो होती है वो मतलब ये ज्यादा है वहाँ पे, ठीक है। बस वो इतनी बात बता रहा है कि एक्सचेंज एनर्जी की वजह से और इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेंड इन द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी भाई इंक्रीज कर रहा है। एक रीजन ये भी है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है मेरा,
इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अफेक्टिव, ठीक है ना, जैसे जैसे आगे वही अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से निकालना डिफिकल्ट होता है। जब मैं लेफ्ट से राइट गई तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो था वो क्या था, बढ़ रहा था। ठीक है, एक रीजन तो ये था कि जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करी, वो गई। पर क्रोमियम में और जिंक के साथ, क्रोमियम और एक कॉपर और है, इसके साथ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ भाई। क्यों नहीं हुआ इसके साथ, क्योंकि भाई इसके डी ऑर्बिटल में कोई फर्क पड़ा नहीं। वो कह रहा है एक्सचेंज, मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने रिमूव करा तो एक्सचेंज एनर्जी हो रहा था, क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जा रहा था डी में, जिसकी वजह से एक्सचेंज एनर्जी जो थी यहाँ पे डी वाले की, वो क्या हो रही थी, बढ़ जा रही थी। तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। दो कारण थे इंक्रीज करने के, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी जो थी वो चेंज हो जा रही थी। जैसे ये 3d6 था, 3d5 4s2, एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो ये क्या हो गया 3d, ये m मेटल है मैग्नीज का, फिर मैग्नीज प्लस, ऐसे ही मेरे पास आयरन का जो था, आयरन वाला Fe 3d6 4s2 होता है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला तो ये हो जाएगा 4s से जैसे ही गया तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया और ये 3d7 हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये एक्सचेंज एनर्जी जो है वहां पर क्या हो रही है, आपकी हो रही है, जिसकी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन सबका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्लियर हुई बात? 3D मैम जब हम एनर्जी फील्ड करते हैं, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन फील्ड करते हैं तो 3d10 पहले आता है और 4s2 बाद में आते हैं। तो मैम पहले हम 4s2 भरते हैं, उसके बाद 3d10 में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ऐसा क्यों? n+l रूल किया है ना हमने, n+l रूल। मैम फिर जिसकी एनर्जी कम उसे पहले फिल करते हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल और ये सब किया ना, जिनकी लोअर एनर्जी होती है, n+l रूल। भाई कहाँ पहुंचा देते हो तुम। 4s और 3d की अगर मैं बात करूं, इसमें जरा n+l की वैल्यू बताओ। 3d की क्या होती है, 2 5 होती है और 5 आएगी 3d, और दोनों की 5 आएगी शायद। हाँ दोनों की 5 आती है भाई। 0 s के लिए, p के लिए 1, d के लिए 2, नहीं ये तो 5 आ रहा है, और ये 0 तो ये अरे नहीं, इसमें ये रूल था n की वैल्यू जिसमें कम है इसमें मेरे पास, तो इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे पहले फिल किया जाएगा। क्लियर है? और एनर्जी लेवल जो होता है ना उसका कम रहता है s वाले का, इसलिए वो पहले भरते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जरा। ठीक है, जिंक, अब वो बोल रहा है कि जिंक की हाई है बिकॉज इट रिप्रेजेंट आयनाइजेशन फ्रॉम दी 4s लेवल, क्योंकि भाई जिंक की तो हाई होगी, 3d10 4s2 है, बिल्कुल फुल्ली फील्ड है, सारा चीज यहाँ से निकालना बहुत डिफिकल्ट है। अगेन मैंने बता दिया कि कोबाल्ट और निकल की क्यों आपका जो है डिक्रीज कर गई, कोबाल्ट और निकल की क्या कर रही है यहाँ पर, डिक्रीज कर रही है। अच्छा देखो ये लिखा है, the dominant term is the second ionization enthalpy, which show unusually high value for chromium and copper, where D5 and D10 configuration disrupted loss of exchange energy. The value for zinc is corresponding to भाई वो कह रहा है क्रोमियम में से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर भी दिया ना यहाँ पे 3d5 4s1, क्या इसकी एक्सचेंज एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा डी ऑर्बिटल से, क्योंकि डी ऑर्बिटल में तो कोई इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं। ऐसे ही कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1, कॉपर से भी अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी में तो कोई फर्क आया नहीं, क्योंकि डी ऑर्बिटल में तो इसका कोई फर्क पड़ा ही नहीं। बात समझ में आई? एक्सचेंज एनर्जी में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जब मैंने s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाला, बाकी सब में पड़ रहा था, बाकी सब जगहों पर पड़ रहा है, क्रोमियम और कॉपर में नहीं पड़ रहा था। तो इसका थोड़ा सा, इसलिए क्रोमियम और कॉपर के अंदर जो है मुझे थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, या तो ये क्या कर रही थी, यहाँ से पहले इंक्रीज कर रही थी, पर कॉपर की इंक्रीज करनी चाहिए थी पर इंक्रीज नहीं करी, थोड़ा सा कमी रही। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज, फिर आयरन के बाद बस इतना याद रख लो, कोबाल्ट कम, फिर निकल, और उसके बाद कॉपर फिर थोड़ा सा ज्यादा हो गया। क्लियर है भाई इतनी बात? अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, क्या था वो, Cu plus aqueous solution। बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया, वो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बताऊंगी। अब आ जाओ जरा
एटमाइजेशन जो मैं पूछ रही थी भाई, कौन बताएगा मुझे? एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? मैम मैं बताऊं? बताओ भाई। मैम ये वो एनर्जी होती है जो कि एक एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन, एक एटम में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के अलग करने के लिए जो रिक्वायर होती है। मैम तो वो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। क्या बोला इसने? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? मैम एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है वैशाली, नहीं, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपको लग रही है ना, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी गैसियस से कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या कहता है कि आपके पास जो, मेरे पास ये एक पूरा मॉलिक्यूल था ना, सपोज आयरन का ये पूरा एक सॉलिड ये मेरे पास है, तो इस आयरन के एक उसमें से मेरे को एक आयरन के एक सॉलिड में से इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड में से इसको एक एटम, मतलब एक एटम मतलब इसको गैसियस स्टेट में एक एटम बन जाएगा ना ये, इसको एक उसमें कन्वर्ट करने के लिए, बात समझ में आई? लिक्विड है, कुछ भी है, उसको एक गैसियस में उसको ब्रेक करने के लिए, बिल्कुल एक एटम में उसको ब्रेक करने के लिए जो मुझे एनर्जी लगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अब जो मेरे पास जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल, उनके बीच में हमें पता है बॉन्ड क्यों बनता है। मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा और ये दूसरा वाला मेटल भी इस तरीके से, ये सारे मेटल आपस में एक दूसरे वाले मेटल के साथ इस तरीके से, बाकी मेटल जो भी है उनके साथ एक क्लाउड सा बना रहे हैं और सारे बॉन्ड आपस में क्या हो रखे हैं, एक दूसरे से मेटेलिक बॉन्ड जो है, मेटल जो फॉर्म हो रहा है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर स्कैडियम की बात करूं 3d1 4s2, इसके बाद 3d2 4s2, स्कैडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, आगे बढ़ते रहोगे तो आप देख रहे हो भाई इसके पास नंबर ऑफ क्या हो रहे हैं, यहाँ पे खाली पड़े हुए इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा वो यहाँ से लॉस करेंगे और उतना ज्यादा अच्छा यहाँ से बॉन्डिंग बनाएंगे दूसरे वाले मेटल के साथ। ठीक है ना, दूसरे वाले मेटल उतनी अच्छी उसकी बॉन्डिंग होगी जितने ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो जैसे जैसे आपके पास आप आगे बढ़ते जा रहे हो उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आते जा रहे हैं और उनकी बॉन्डिंग जो है दूसरे वाले मेटल के साथ वो स्ट्रांग होते जा रही है। तो अब वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होते जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? इसने भी बहुत अच्छे से बॉन्ड बना लिया दूसरे वाले के साथ, 3 है इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर भागे और दूसरे वाले के भी 3 भागे और आपस में एक दूसरे के साथ वेनेडियम आपस में जो है क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ऐसे आगे बढ़ते गए वेनेडियम क्रोमियम, इस तरीके से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है आपका क्या हो रहा है, वहां पे बॉन्ड जो है स्ट्रांग होते जा रहा है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैम ये एटमाइजेशन एंथैल्पी बता दो फिर से। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपकी ऐसी एंथैल्पी, भाई कोई किसी ने लिखी है डेफिनेशन, किसने लिखी है भाई? आदित्य ने। द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन द कंपाउंड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, एटम सेपरेटेड विद इन अ एटम, विद इन मतलब एक एटम में सेपरेट हो गया, एक जैसे सपोज मैग्नीज का एक एटम है, मतलब मैग्नीज का एक सॉलिड मेरे पास पड़ा है, ठीक है, इसमें से मुझे एक एटम रिमूव करना है, यानी कि एक एटम मतलब गैसियस स्टेट में ही रहेगा एक एटम ऐसे, ठीक है ना। एक एटम में जब मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगी बच्चे, तो मेरे पास ये क्या होगी, इसको कन्वर्ट करने के लिए जो मुझे एनर्जी लगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आया कुछ समझ में? ठीक है भाई शिवानी। यस मैम। चलो मैम वो CU प्लस वाला क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, मैं भी करवा रही हूँ, रुको, बिल्कुल ऐसे याद दिलवा रही है बार बार। तो मैं जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है आपका, एक्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है, और वो बोल रहा है कि जिंक के अंदर, यहाँ पर क्यों है भाई थोड़ा सा ये, क्योंकि मैग्नीज जो है स्टेबल है, 3d5 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 3d5 4s2 स्टेबल है, जिसकी स्टेबिलिटी हाफ फील्ड स्टेबल है, इसकी वजह से इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन थोड़ा सा क्या हो गया, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों हो रहा है भाई, कोई एटम का जो मेटल का जो बॉन्ड है वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, भाई ये मेटल का जो बॉन्ड है वैशाली, ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसको ब्रेक करना उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। और इसको यहाँ से मतलब मुझे इसका जो सिंगल एटम है उसमें कन्वर्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। और ये मेटल का जो बॉन्ड है वो किसकी वजह से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं ना, और ये इलेक्ट्रॉन जो लॉस होकर इधर उधर घूम रहे हैं, इसकी वजह से इनके बीच में जो है क्या बन रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो आपस में अट्रैक्टेड है।
तो जब मेरे वो क्वेश्चन था कि जिंक जो है उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम क्यों होता है, तो क्योंकि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है 3d10 4s2। भाई ये फुल्ली फील्ड है, ये स्टेबल है, ये क्यों अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? ठीक है, मतलब ये ज्यादा नहीं करता, हालांकि 2 तो होते हैं, जिंक 2+ हमें पता है होता है, लेकिन ये ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन जो है लॉस नहीं करेगा। मतलब जिंक और जिंक के बीच में अट्रैक्शन तो है पर इतना ज्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू जो मैं आगे से आ रही हूँ वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, यही रीजन था मेरा मेल्टिंग पॉइंट का भी। जब हम करते हैं मेल्टिंग पॉइंट भी हमने पढ़ा था और हमने देखा था वहां पे मेल्टिंग पॉइंट जो है मैग्नीज उसका एकदम कम था, क्रोमियम के बाद बढ़ा, फिर मैग्नीज का एकदम कम हो गया था। याद है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हमने किया था? मेल्टिंग पॉइंट तो भाई Yes, करवाया ma'am. है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतना ज्यादा आपका क्या था, बढ़ रहा था, Melting point. मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था। लेकिन आपका जो एक एक्सेप्शन था मैग्नीज वाला। ठीक है, पूरी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था उस टाइम पे भी, अगेन कोई मुझे बता दो मिस नेहा, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? बोलो भाई, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका था? मैम जिसकी सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं भाई, हाँ मैम टंगस्टन का। मैग्नीज। टंगस्टन का मैंने उस टाइम पे भी बोला था, टंगस्टन मैंने बल्ब में Yes, ma'am. बल्ब में यूज किया उसका सबसे हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो थर्ड आयनाइजेशन से ग्रेटर डिफिकल्ट, बस ये फिर वही बात कह रहा है कि मैग्नीज में और D10 में जो है स्टेबिलिटी है। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको इसमें पूछा था कि बताओ क्रोमियम जो मैग्नीज 2+ है, मैग्नीज 2+ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, भाई ऐसी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी ट्रेंड में। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और ऐसे ही थर्ड भी। पर जो मैग्नीज 2+ से अगर मैं मैग्नीज 3+ में जाऊं और सेकेंड आयनाइजेशन अगर बात करूं किसकी, ये सेकेंड नहीं, कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ये थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी ना, 2+ में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। और ऐसे अगर मैं क्रोमियम 2+ में से एक इलेक्ट्रॉन, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करूं तो ये बनेगा। तो हमने बोला था भाई किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो रहेगी अच्छी ज्यादा, क्या था भाई इसका आंसर, किसकी किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा रहेगी, मतलब कम रहेगी या ज्यादा, जो भी है बता दो। मैम मैग्नीज की ज्यादा रहे। मैग्नीज के पास जो है उसके पास 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुल्ली फील्ड है भाई, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मतलब सॉरी हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड नहीं, हाफ फील्ड स्टेबल है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, अब ये 4s2 था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए हैं, 3d5 ही है, 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकालना भाई डिफिकल्ट था, तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, ज्यादा। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी, मैग्नीज की ज्यादा रहेगी, क्रोमियम की क्या रहेगी, कम। पर एज जैसे हम पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी, तो क्रोमियम पहले आता है फिर मैग्नीज आता है, तो मैग्नीज की क्या होनी चाहिए थी, क्रोमियम देन मैग्नीज, तो अरे भाई, और आपका जो क्रोमियम है, क्रोमियम उसके साथ क्या हो रहा है भाई, क्रोमियम जो है आपका, हाँ ज्यादा होनी चाहिए थी क्रोमियम, पर ये बता रहा है कि हाँ एक्सेप्शन चेंज क्या है, क्रोमियम के साथ क्या हुआ है भाई, ये 3d क्या था, क्रोमियम 2+, और 2+ से भाई क्रोमियम स्टेबल किस में रहता है, क्रोमियम 3+ में हमने पढ़ा है। यस मैम। क्रोमियम की स्टेबिलिटी जो होती है वो 3+ के अंदर ज्यादा रहती है, तो यहाँ पर ये 3+ के अंदर जाना चाहेगा, तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी, कम लो हो जाएगी, कम हो जाए। ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रेंड क्या है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले इस पूरे को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ज्ञान ले लो, जो कि तुम्हें पहले से पता ही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है ना भाई, रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा होता है किसी भी चीज का, रिडक्शन पोटेंशियल बच्चे अगर ज्यादा, मतलब वो अच्छा क्या है, खुद क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा उसका, और अगर उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो वो कैसा एजेंट होगा बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, या फिर मैं कहूँगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर उसका ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, Reducing. ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो खुद को क्या कर लेगा अपने आप को, वो खुद
ऑक्सीडाइज करना पसंद करेगा। Oxidize. हाँ, तो वो कैसा एजेंट रहेगा आपका? Reducing. रिड्यूसिंग एजेंट। एक चीज और याद रखना इसी Reducing. के साथ, एक क्वेश्चन अब मुझे ध्यान में आ गया, वो क्या कि मेरे पास अगर मैं बात करूं क्रोमियम 2O7 नेगेटिव की या क्रोमियम O2 की, क्रोमियम 2O3 की, 3 2 6, ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए इन सब में सबसे ज्यादा जो है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? मैम Cr2O72 नेगेटिव। सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है क्योंकि इसके पास भाई +7 है, +7 ऑक्सीडेशन मैम स्टेट, +6। सॉरी बिल्कुल बिल्कुल ठीक भाई, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। इसकी आपकी क्या है +4 और इसकी क्या है आपकी +3। जितनी ज्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी इसके पास उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि कम पर आए अपनी स्टेबिलिटी पे, क्रोमियम 3+ पे। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज करके आएगा ये? 3 इलेक्ट्रॉन का। ऐसे ही ये 4 से 3 पर आएगा तो 1 ही इलेक्ट्रॉन का चेंज करेगा। यानी कि ये जिस किसी को भी अपना ऑक्सीडाइज कर रहा है उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यानी कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, दैट आर गुड। ये लाइन हमेशा याद रख लेना भाई, क्वेश्चन कुछ आ जाए इससे रिलेटेड, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी के उल्टा अगर जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो वो क्या रहेगा मेरा? गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर मुझसे रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर पूछा जाता तो इसका रिवर्स कर दूंगी। बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट इस पे। इस पूरे पैराग्राफ में जो लिखा है वो ये बात कह रहा है कि सारे पीरियोडिक, इसमें मतलब जब मैं 3D सीरीज में आगे की तरफ बढ़ रही हूँ तो मेरे पास जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, कहाँ किससे किसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है इसने मेरे को? ये M2+ से M पे जाने का, ठीक है, M2+ से M पे जाने का उसने मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो उसने कहा कि भाई सबका नेगेटिव आएगा एक्सेप्ट कॉपर का। भाई कॉपर का अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी कि मेरा जो कॉपर है अगर वो किससे रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो ये कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन मुझे किसमें दे देगा? H2 गैस निकल जाएगी बाहर। मैम एक बार रिपीट करना। भाई ये मैं कह रही हूँ कि अगर जो मेरे पास M2+ से M पे गई, M2+ से M पर जा रही हूँ, सबसे पहले बात करती हूँ सबका तो नेगेटिव है, ट्रेंड जो भी है वो देख लिया। कॉपर 2+ से कॉपर में जाना चाह रहा है वो, और ये क्या है इसका? पॉजिटिव है रिडक्शन पोटेंशियल। जबकि भाई अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं ना 3D10 4s1 होती है इसकी। होना क्या चाहिए था? कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। कॉपर प्लस के बाद 3D10 से इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहिए था। भाई निकलना नहीं चाहिए था ना, कॉपर प्लस जो है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, 3D10 बन जाना था। Yes, लेकिन ये तो भाई 3D9 पे आके स्टेबल हुआ कॉपर 2+ पे। यही क्वेश्चन था, कॉपर 2+ आपका ज्यादा स्टेबल क्यों है कॉपर प्लस से? या जो कॉपर प्लस होता है वो मेरा हमेशा क्या कर जाता है? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है कॉपर 2+ और कॉपर के अंदर, कॉपर 2+ में आ जाता है। ये क्यों? क्योंकि भाई कॉपर 2+ के ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है, इसकी वजह से ही ये ज्यादा स्टेबल हो गया कॉपर 2+ वाला। और जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है ना, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 वैल्यू, ये किस किस पे डिपेंड कर रही है? सुन लो जरा ध्यान से, एटमाइजेशन एनर्जी पे। कि एटमाइजेशन एनर्जी क्या रही इसकी? आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 पे, और किस पे डिपेंड कर रही है ये आपका? हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? किसी को पता है? हाँ सचिन कुछ पूछ रहे हो बच्चे? सचिन यादव, किसी को नहीं पता हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? मैम वाटर को तोड़ने के लिए एंथैल्पी नहीं नहीं नहीं, हम जब अगर मेरे वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है ना तब जो एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, जब ये वाटर का जो ये मॉलिक्यूल है ना वो आपका यहाँ पर गया, वाटर का मॉलिक्यूल, और ये H, ये हाइड्रोजन, ऐसे वाटर का ये H और ये हाइड्रोजन, तो ये जो जब इसने इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या है आपकी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो भाई लग रही थी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो रही है यहाँ पे? रिलीज हो रही है। ठीक है,
तो क्वेश्चन भी है ये आपका एनसीईआरटी के अंदर, तो आपको उसका रीजन देना है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो भाई इसका हाई है, ठीक है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है कॉपर की क्या होती है, वो लो होती है, लो होती है, यानी कि नेगेटिविटी जो नेगेटिव वैल्यू है भाई, एक मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ई नॉट की जो वैल्यू है वो किस किस बात पे डिपेंड कर रही है, अभी मैंने बताया आपको, एटमाइजेशन, हाइड्रेशन ऑफ एटमाइजेशन प्लस करोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, प्लस करोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, लेकिन माइनस करोगे किसको, हाइड्रेशन एंथैल्पी को। तो जो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करके जो निकाल रही हूँ, तो मैंने देखा जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना वो बहुत कम है। जब ये वैल्यू भाई कम हो गई, बाकी सब में क्या हो रहा था, बाकी सब में क्या था, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा थी, जिससे ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ओवरऑल वैल्यू बाकी सब में क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि सब में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। बात समझ में आई? मैम तो ये कम क्यों हुई? यहाँ पर कॉपर ने भाई नहीं मना कर दिया, मैंने कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंटली निकाला, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर ने। अब इससे मुझे क्वेश्चन याद आ गया आपका, जो कॉपर 5H2 होता है ना एग्जाम में, कॉपर सल्फेट, कॉपर ये आपका कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है वैसे तो, और शायद तुम लोगों को किसी ने बहुत बड़ा क्वेश्चन भेजा है। बिल्कुल, ये भी देखते हैं। उसने नेहा ने हाइड्रेशन एंथैल्पी बताया है कि क्या होता है। मैंने आपको इजीली बता दिया भाई, अब मुझे नहीं पता नेहा ने क्या क्या लिख के दिया, खुद पढ़ लो। जो क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट 5H2O, नेहा यही नहीं बताया क्या मैंने? नेहा ने तो फिर मेरा सुना ही नहीं होगा, अपना ही टाइप कर रही होगी तब से। मैम इतना बड़ा टाइप करा है। चलो चलो, हाँ बिल्कुल। कॉपर सल्फेट 5H2O जो मॉलिक्यूल है, एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पूछता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, ये किस तरीके से, वाटर के कितने मॉलिक्यूल जो है इसके साथ आयनाइजेशन में है और कितने कोऑर्डिनेट में है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट के अंदर आपके पास जो 4 वाटर के मॉलिक्यूल है ना, कॉपर H2O4, 4 ही मॉलिक्यूल हैं वाटर के जो इसके साथ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, और एक कैसा है आपका इसमें, हाइड्रेशन। ठीक है, ये बात अभी मुझे अचानक से याद आ गई, किसी में एग्जाम में मैंने देखी थी और कोऑर्डिनेशन में शायद नहीं करवाई है ना। मैम 4 बॉन्ड कैसे हैं? 4 ही हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, कोऑर्डिनेटेड बनता है ना, हमने देखा है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करवाया है ना, कॉपर के साथ 4 ही वाटर मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड इस तरीके से बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो बाकी के ये अपने पास आएगा ही नहीं, लाने नहीं देगा। क्लियर हो गई बात? तो ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड जो है कॉपर सल्फेट के, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल इसके, और इसकी ये जब इससे अटैच हो रहा है तो इसकी जो वैल्यू है जो निकल रही है, एनर्जी हीट जो रिलीज हो रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल ये वाली वैल्यू बड़ी आ गई। तो ओवरऑल वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या आई है, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। अब ट्रेंड में वापस से आओ और देखते हैं वापस ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। मैग्नीज की कम है और जिंक की एकदम से कम है, हालांकि बाकी सबकी क्या है, इंक्रीज ही कर रही है, इंक्रीज कर रही है, एक्सेप्ट कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल की भाई नहीं, कोबाल्ट और निकल की भी क्या हो रही है, इंक्रीज ही कर रही है। ऑब्जर्व जो हमने करी, कैलकुलेट करके जो निकाल रहे थे हम अपने फॉर्मूले से, जो निकाल रहे थे ना अपना वैल्यू क्या करके, एटमाइजेशन, आयनाइजेशन 2 और माइनस कर रहे थे हाइड्रेशन से, तो उससे तो ये वैल्यू मेरी कम आनी चाहिए थी, थोड़ा सा डिक्रीज करनी चाहिए थी। कैलकुलेटेड वैल्यू है ग्रीन वाला, और रेड वाला जो है वो मेरी क्या है, लेकिन ऑब्जर्व मैंने करी तो वो मेरी बड़ी हुई आई है। अभी रीजन बताएगा भाई वो क्यों ये बड़ी की क्यों आ गई, और जिंक की जो है वो कम क्यों आई है और मैग्नीज की कम क्यों आई है। जिंक और मैग्नीज की कम इसलिए आ रही है क्योंकि वहां पर जो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी थी भाई, वो क्या थी यहाँ पे, ये वाली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी ना यहाँ पे इसकी, वो क्या थी यहाँ मैग्नीज की और जिंक के लिए, वो क्या थी मेरी यहाँ पर, हाई थी, कम थी, ठीक है, वो क्या थी वहां पे, लो थी, लो आ रही थी, लो आ रही थी ये वाली। कोबाल्ट की भी तो कम आ रही है। कोबाल्ट की, अरे एकदम देखो ना, यहाँ स्टेप डिक्रीज किया, उसको थोड़ा नियरली है, मतलब वो बढ़ ही रहा है वहां से, ठीक है, लेकिन ये एकदम डिक्रीज कर गया। तो वो रीजन पूछ सकता है कि यहाँ पे इसका क्यों डिक्रीज किया और निकल और कॉपर का जो है थोड़ा इंक्रीज क्यों कर रहा है, ठीक है।
तो वो क्या बोल रहा है, खुद ही बता रहा है कि वो एक ये इंटरेस्टिंग सी बात सामने आई, मैग्नीज निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। मैग्नीज जो मोर नेगेटिव कह रहा है, मोर नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, वो कह रहा है ज्यादा नीचे की तरफ क्यों आया, ज्यादा कम क्यों हो गया, ठीक है, वो कह रहा है क्यों हुआ है। मैग्नीज और जिंक का तो वो कह रहा है इसलिए हुआ, मैग्नीज और जिंक में कम इसलिए हुआ क्योंकि वहां में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई थी, 3d5 और 4d10 आ गया था ना मेरा, 3d5 मैग्नीज के केस में और यहाँ पर 3d10, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था Yes, उसके, इसलिए वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा था। तो ये वाली जो वैल्यू थी ना आयनाइजेशन, इस तरफ वाली जो 2 वैल्यू बताइए ना मैंने, एक आयनाइजेशन और हाइड्रेशन वाली, तो इस तरफ वाली वैल्यू जो थी वो कम हो गई, लो हो गई। क्यों लो हुई, क्योंकि ये लॉस करने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पा रहा था। बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा था, इसलिए यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो इसकी थी वो क्या हो गई, यहाँ पे एकदम ये चीजें जो ये इधर की टर्म्स थी वो लो हो गई और वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू जो है नेगेटिव निकल कर आ गई और ज्यादा ही नेगेटिव निकल गई। किसकी वजह से निकली ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि ये वाली वैल्यूज कम हो गई। अब भाई सही बात है, ये कम हो जाएंगी तो इधर वाला तो बढ़ ही रहा है, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ ही रही है जनरल। क्लियर है इतनी बात। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया निकल और कॉपर, निकल का तो कॉपर का तो हमने देख लिया भाई, कॉपर के अंदर क्या हुआ, निकल के अंदर भी क्या हुआ है, निकल में भी क्या हुआ है, निकल में क्यों चेंज हो रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से, एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से निकल में क्या हो गई, वैल्यू आपकी ज्यादा डिक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि निकल की हाइड्रेशन, बस आदर्श तुमसे यही उम्मीद थी भाई, बाकी बच्चे थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, तुम्हें समझ में आया। यस मैम। एनीवन और कोई, अब है अरीबा। मैम Yes, जिंक की तो आयनाइजेशन Yes, एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो स्टेबल होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भाई अरे भाई ज्यादा होनी चाहिए, मैं जब बता रही हूँ कि वो एज कंपेयर, ये 2 वाली की बात कर रहे हैं हम, जिंक एटमाइजेशन भी है इसमें, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी है। हालांकि आज की क्लास आदर्श सही कह रहा है कि थोड़ा सा ऊपर से जाने वाली थी ही, क्योंकि कोई ट्रेंड नहीं है, केमिस्ट्री यही है भाई, कोई ट्रेंड नहीं है, तो हमें कोई ना कोई इसमें लॉजिक बताना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी ट्रेंड नहीं होता वहाँ। ये एक तो था रीजन कि मैं तुम्हें, हाँ एक तो था मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल दूं कि भाई तुम्हें अगर ये एक एक्सेप्शन है याद कर लो, जैसे अभी तुम सेमेरियम का पूछ रहे थे आदर्श, तो मैंने बोल दिया भाई, मैं बोल रही हूँ भाई उसके लिए तुम उसको एक एक्सेप्शन है वो याद कर लो, ऐसे ही। अब जहां पर जो जो एक्सेप्शन के रीजन बताएं कि वो एक्सेप्शन क्यों है, वो तो मुझे बताने पड़ेंगे ना, नहीं तो तुम ही कहोगे भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बताया क्यों ट्रेंड। मैम 90% तो एक्सपेरिमेंटल शेप्स होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बस आगे क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई तुम, एक ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया, क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग एंड मैग्नीशियम 3+ इज ऑक्सीडाइजिंग बाय, क्योंकि क्रोमियम 2+ से वो 3+ मतलब ऑक्सीडेशन होना चाह रहा है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी क्रोमियम 3+ में मिल रही है T2G बनकर, T2G बनकर। उसमें तो क्वेश्चन पूछा है मैग्नीज 3+। अच्छा इस क्वेश्चन में जो भी है इसमें क्या है कि मैग्नीज 3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि वो मैग्नीज 2+ में जाना चाहता है, मैग्नीज 3+ मैग्नीज किस में जाना चाहता है, 2+ में, यानी कि उसका रिडक्शन होना चाहता है, वो अपना रिडक्शन करना चाहता है। जब वो अपना रिडक्शन करना चाहता है तो वो कैसा एजेंट होगा, एग्जाम में याद रखना की जगह ऑक्सीडेंट भी लिखा हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आफ्ताब, अब मैं T2G का मतलब हमने किया है ना, ये ऐसे वाला स्प्लिट कर जाता है, तो ये भी स्टेबल होता है आपका T2G, ये भी एक तरीके से हाफ फील्ड है ना, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है वो क्रोमियम 2+ की बात कर रहा है, अगेन क्रोमियम 2+ ऑक्सीडेशन करना चाहता है, तो इसलिए वो अच्छा क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इतनी बात है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द E0M2+ M वैल्यू कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस, कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, क्या क्या पॉजिटिव रीजन है, तो आपको बताना है कि एक तो इसकी हाई एटमाइजेशन एनर्जी है, एंथैल्पी जो है इसकी वो क्या हो रही है, एटमाइजेशन एंथैल्पी हाई है, और मतलब कि इधर 2 टर्म्स है ना हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन 1, आयनाइजेशन 2 माइनस हाइड्रेशन, 2 टर्म है, इधर वाली टर्म बढ़ गई
क्यों? क्योंकि एटमाइजेशन एंथैल्पी जो है कॉपर की वो ज्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर के पास कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या निकल कर आ गई? पॉजिटिव। तो इसीलिए पूरे उसके अंदर सिर्फ कॉपर जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होता है। अब अगर मैं बात करूं, ये तो थी मेरी 2+ M2+ से M में जाने की। हमने बात करी भाई मैग्नीज 2+ की कम क्यों आ रही थी? क्योंकि मैग्नीज 2+ M2+ से M में जाना चाहेगा मैग्नीज, बोलो भाई, मैग्नीज M2+ से मैग्नीज में क्यों जाएगा? वो तो ऑलरेडी 3d5 है, स्टेबल है, वो क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भाई? एस ऑर्बिटल में डालने पड़ेंगे उसे। क्लियर है? यस। तो इसलिए ये वाला जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका एकदम से डिक्रीज कर गया, ठीक है। ऐसे ही आपका जिंक के केस में भी हुआ। जिंक के केस में क्या हुआ? आपका ये 2+ स्टेबल था 3d10, तो इसने नहीं, ये जिंक में वापस जाना इसने पसंद नहीं किया, इसलिए इसकी वैल्यू जो है हाईली नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसका जो है क्या रिडक्शन पोटेंशियल क्या है इसका? 2+ से मैग्नी 0 में जाना, मतलब क्या इसका क्या होगा? रिडक्शन, इसका रिडक्शन कम है, तो इस रिडक्शन कम नहीं चाहता भाई होना रिडक्शन, तो इसका मैम एक बार रिडक्शन रिपीट करना। M2+ से 0 में होना नहीं चाहता, रिडक्शन होना नहीं चाहता। अगर इसका रिडक्शन कम है तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? कम। बात समझ में आई? रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। अगली बात, जरा अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए M3+ से M2+ में जाने का रिडक्शन पोटेंशियल बताना, E0 वैल्यू, तो इसका जरा ट्रेंड देख लेते हैं एक बार जो है। उसके बाद क्लास को एंड करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया भाई। सच में पूरी क्लास मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी और रिडक्शन पोटेंशियल, वो 2 टॉपिक जो मैं मतलब सोच रही थी कि छोड़ दूं, और इसीलिए ही सोच रही थी कि छोड़ दूं, मतलब क्योंकि मुझे बहुत सारी पहले की चीजें और इतना सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पर ये आदर्श ने मुझे छोड़ने नहीं दिया। हालांकि फिर भी इसे समझ कुछ नहीं आया, मुझे पता था इसे समझ नहीं आएगा। मैम हमें आ गया। गुड। मैम मैं ये देखो, इधर देखो, रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू देखो। M2+ से M में जा रही हूँ तो मैं क्या कर रही है? ये भाई डिक्रीज, तो ये आपकी डिक्रीज हुई, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज, और मैग्नीज ही है ना, ये वाला मैग्नीज है 0.28, तो भाई कोबाल्ट आ गया आपका, कोबाल्ट निकल, और ये रहा 0.90, और उसके बाद ये, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव मतलब मोर नेगेटिव हुआ है, सिर्फ इसका इंक्रीज बताया है। उसके बाद 3+ से 2+ में जाने पे, तो इसमें तो इस कैडमियम की तो उसने बात नहीं करी, इस केस में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या हो गई? ये वैल्यू पॉजिटिव। 1.57 किसका, कोई मुझे बताएगा? मैग्नीज का। एक बात मुझे बताओ, अभी हमने पढ़ा ना मैग्नीज 3+ इज अनस्टेबल, यस मैम। क्योंकि ये जाना चाहता है, इसका रिडक्शन ये अपना वो रिडक्शन जो ये क्या हो रहा है इसका यहाँ पर 3+ से 2+ जाने में रिडक्शन, ये रिडक्शन अपना करना चाह रहा है, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलेगी, तो ये क्या हो गई? ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपकी? E0 की वैल्यू पॉजिटिव। जहां पे उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, होना चाहेगा, वहां पे उसकी E0 की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आया। सेम ऐसी मैग्नीज की बात कौन है? ये आपका आयरन। आयरन 3+ से कहां पर जाना चाहता है? आयरन 2+ में। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है 3d6 भी आपकी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना भाई? हमने पता है ना 3d6 T2G के अंदर जो है इस तरीके से आपका फॉर्म हो जाता है, यस मैम। पेयर्ड हो जाते हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर। तो आपका ये भी जो है वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। कोबाल्ट भी हमें पता है, कोबाल्ट 3+ भी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कोबाल्ट 2+, Td7। भाई ये सारी हमने पढ़ी है ना कि मैग्नीज 3+, Fe3+, कोबाल्ट 3+ जो होता है स्टेबल होता है। तो अगेन अब वो स्टेबल क्यों है, क्या है, लेकिन वैल्यू जो है इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है निकल के वो पॉजिटिव आ जाती है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल इन सब का क्या आया है आपका? पॉजिटिव। मैम क्या? Cu+ जो स्टेबल नहीं होता, वो उसका रीजन यही था ना, क्योंकि वो हाइड्रेशन। बस आपको रीजन डालना है, वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे। हाइड्रेशन, ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, ड्यू टू लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। और मैम उसमें ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल 3d9 कॉन्फ़िगरेशन पे है। नहीं, ज्यादा स्टेबल वो 3d10 में ही है बच्चे, ज्यादा स्टेबल वो कॉपर प्लस में ही होना चाहिए था। मेरा रीजन अकेला सिर्फ और सिर्फ यही है कॉपर 2+ के स्टेबल होने का, ड्यू टू लो
हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसकी सॉल्वेशन एंथैल्पी जो है वो कम है, जिसकी वजह से ई नॉट वैल्यू पे फर्क पड़ा। ई नॉट वैल्यू जो है वो मेरी बताती है कि कौन कौन सी स्टेट में स्टेबल है, मतलब ये वाला M2 प्लस में स्टेबल है या नहीं, ये कौन बताएगा मेरा, इसकी ई नॉट वैल्यू। और ई नॉट वैल्यू कैसे डिफाइन होती है मेरी, अभी मैंने बताया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयनाइजेशन फर्स्ट, आयनाइजेशन 2 माइनस का हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर के केस में बहुत कम है, ओवरऑल वैल्यू निकल के क्या आ जाती है, पॉजिटिव। इसलिए रीजन आपको सिर्फ 4 ऑप्शन में से यही देना है, ड्यू टू लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्लियर है, बस लो सॉल्वेशन एंथैल्पी या फिर। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। और मैग्नीज और जिंक की क्यों मतलब वो है, मैग्नीज और जिंक जो है Mn2 प्लस और Zn2 प्लस की मोर नेगेटिव क्यों है, मोर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो सारी टर्म्स जो है आपकी वहां पे क्या हो रही हैं, वो लो है। ठीक है, वो क्या है आपकी वहां पर लो, इसलिए ओवरऑल वैल्यू निकल कर क्या आ रही है, नेगेटिव। मैम क्या है? एक मिनट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटमाइजेशन एंथैल्पी, जो ओवरऑल वैल्यूज है ना आपकी, वो सब क्या आ गई, वो वाली टर्म्स प्लस करके लो आ रही है एज कंपेयर टू। इसके बाद है, इसके पहले है, चलो भाई अब नहीं दिख रहा, ये लिखा है मैग्नीज 3 प्लस वाले का रीजन जो बताया, 3 प्लस से 2 प्लस जाने के बीच में आप क्या देखोगे, मोर स्टेबिलिटी मैम। हाँ मैं आपको क्या पूछा था आपने मेरे से कि उस वो स्टेबल, ये वाला जो है मैग्नीज D5 और जिंक वाला क्यों स्टेबल, क्यों आपका ये जो है मोर नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू निकल कर आई ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये सब जो है आपकी वैल्यू कम आ रही है, बढ़नी चाहिए थी पर ये कम हो गई। कम क्यों हुई, क्योंकि भाई ये अपना स्टेबल है, हो गया, इसको स्टेबल होना था मैग्नीज 2 प्लस से, और आपको खुद भी पता है कि मैग्नीज 2 प्लस अगर आपका है, मैग्नीज 2 प्लस 3D5, वो यहाँ 0 पे जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी 2 प्लस 3D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये हाफ फील्ड है। ठीक है, यस मैम समझ गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या आया है, नेगेटिव आ रहा है, ज्यादा नेगेटिव आ रहा है। और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी अब सबका हमें पता है किसी क्या ज्यादा रहती है, वेनेडियम की 5 तक जाती है, वेनेडियम की कहां तक जाती है भाई, 5 तक जाती है, VO क्या पढ़ा था हमने इसका, VOF3 बन जाता है। अब एक रीजन था कि ये VF5 से VOF3 में रहना क्यों पसंद करता है, ठीक है, ये इधर इसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, एक रीजन तो इसका ये है। और एक और क्वेश्चन था कि क्वेश्चन देख के याद आएगा भाई, याद नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन है मैग्नीज जो है, मैग्नीज तो सिर्फ मैग्नीज F4 तक बनता है, जबकि मैग्नीज Mn और कोई स्टेट बताओगे मुझे, मैग्नीज जो है F4 तक बन रहा है, और क्रोमियम जो है वो F6, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी, एग्जॉस्ट हो गया मेरा दिमाग। क्रोमियम तो आपका F6 तक बना रहा है, मैग्नीज F4 तक ही क्यों बना रहा है मैग्नीज, जबकि कहां तक बनाना चाहिए था, F7 तक बना सकता था ना, पर लेकिन क्लोरीन के साथ वो नहीं बनाता F7 तक। ठीक है, बस ये बात तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, एक जरा कुछ पॉइंट है इस वाले पैराग्राफ से, इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और फिर इसको याद रखना है तुम्हें। ये बात मैं बता चुकी हूँ ना, वेनेडियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। मैम एम्फोटेरिक मींस, अरे भाई कोई बताओ भाई, वैशाली, और या फिर किसने पूछा है भाई, और कौन बताएगा, मिस नेहा। मैम क्या पूछा है? एम्फोटेरिक नहीं, बिल्कुल शर्मा जी, कहीं पे भी 10 बजे के बाद जो बोथ बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, बोथ एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होती है। क्लियर हुई बात, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट आर एम्फोटेरिक। क्रोमियम 2O3 इज एम्फोटेरिक,
मैम जिंक और एल्यूमिनियम भी तो होते हैं। V2O5, यस, अभी हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बढ़ती जाएगी, वहां पे क्या होता है, एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। यस मैम। क्रोमियम O +4 क्रोमियम 2O3, क्रोमियम O2 जो है मेरा, क्रोमियम O2 था या क्या था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, प्लीज, हाँ सॉरी। क्रोमियम O2 जो है मेरे पास, वो जो है मेरे, इसकी +4 है। क्रोमियम 2O3 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे, मैम 3। +3। तो मेरे पास ये जो होता है वो क्या होगा, बेसिक, और ये क्या होगा भाई, एसिड एम्फोटेरिक। ये क्रोमियम O होगा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली अब। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक होता है क्रोमियम 2O3। क्यों भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई ना यहाँ, +3 से +2 से +3 हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, तो यानी कि ये बेसिक था, तो आपका ये एसिडिटी की तरफ जाएगा। यस मैम। ठीक है, बीच में जो बीच वाला आ गया ना, वो एम्फोटेरिक है। ऐसे V2O5 जो होता है वो मेरा कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। बस इतना याद रख लो। और क्या क्या बोल रहा है वो, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसके बाद एंड करते हैं। आज वैसे ओवर हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है जब होता है एम्फोटेरिक। नहीं, एम्फोटेरिक नहीं होता तब, एसिडिटी बढ़ती है तब। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो पता होगा भाई। अरीबा कहाँ रहती हो तुम, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे एसिडिटी इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, एसिडिटी इंक्रीज करती है। अब एसिडिटी इंक्रीज कर रही है, बेसिक से एसिड जाने में एक बीच में स्टेट एम्फोटेरिक भी तो आ जाएगी। ठीक है, यस मैम। तो मतलब वो एसिड होने से पहले, बस तुम्हें याद रखना है क्रोमियम 2O3 और V2O5 इज एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 3D ट्रांजिशन मेटल, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर, टाइटेनियम का तो भाई 4 ही होता है, टाइटेनियम +4 ही दिखाता है, तो टाइटेनियम X4 ही ट्राइहाइलाइट बनाएगा। वेनेडियम +5 तक बनाता है, क्रोमियम F6 तक बनाता है। +7 स्टेट फॉर मैग्नीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड बट MO3F इज नोन। वो कह रहा है कि मैग्नीज जो है वो भी क्या होना चाहिए था, F7 तक बनाना चाहिए था, लेकिन वो F7 की जगह कौन सा वाला किसमें कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद, ये MnO3 MnO3 ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये आपका। अब रीजन नहीं पता भाई क्यों हो रहा है। तो बियॉन्ड मैग्नीज नो मेटल हैज ट्राइहैलाइड। फिर मैग्नीज के बाद किसी के भी पास ट्राइहैलाइड नहीं बन रहा, सारे की +2 ही दिखाते हैं, एक्सेप्ट आयरन और कोबाल्ट। सभी +2 ऑक्सीडेशन मेरी स्टेबल होती जाती है ना, हमने देखी है ना, +2 ही बनता है ज्यादातर। सिर्फ आयरन और कोबाल्ट हैं जो मेरे पास क्या दिखाते हैं, +3 वाले ट्राइहैलाइड जो हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपका। ठीक है, मतलब इस पैराग्राफ से। और हायर बॉन्ड एंथैल्पी टर्म्स ऑफ हायर कोवलेंट बॉन्ड VF5 क्रोमियम F6 बताया है इसने। VF5 भी आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये VOX3 में हाइड्रोलिसिस के दौरान। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, वेनेडियम पेंटा, ये फ्लोराइड जो है आपका, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, VOF। क्लियर है मैम इन ये सब पेजेस के नोट्स बिटली लिंक पे मिले? बिल्कुल भाई, ये नोट्स भी बिटली लिंक पे मिलेंगे, और ये मैं करवा तो रही हूँ, अभी NCERT लेके बैठते साथ के साथ लिख लेते। यस मैम, लेके बैठे हैं। चलो गुड, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तुम लोगों का धन्यवाद, जिन बच्चों ने बिल्कुल पेशेंटली बिल्कुल सुना, सारी चीज